जी बताइएगा ज़रा, आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है जी? बताइएगा ज़रा जल्दी से। ठीक है जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट टॉर्क। चलिए एक आधा मिनट इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बच्चे भी क्लास में आ जाएँ, फिर चलते हैं आगे। चलें जी, बात कर रहे हैं हम लोग टॉर्क पे। कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ कुछ हमारे पास जो सिचुएशन होगी इसकी आर्टिकल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें लेके चलेंगे हम लोग। तो टॉर्क को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हम लोग एक और टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फर्ज करो हमारे पास ये की बॉडी है और डिफाइन जब इसे किया जाता है मैथमेटिकली, दैट इज टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसमें रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर आता है, और जो वेक्टर हासिल होगा वो गिवन वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। यानी टॉर्क जो है वो पोजीशन वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क जो है वो फोर्स पे भी परपेंडिकुलर हुआ करता है। अब इन जर्नल अगर हम लोग लेके चले ना, और इसकी डायरेक्शन मालूम की कैसे की जाती है, इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन क्या की जाती है, मालूम की जाती है राइट हैंड रूल से। अब वो कैसे है अभी डिस्कस करते हैं इसे। अगर हम लोग जर्नल लेके चल रहे इस चीज को समझे, ये पिवट पॉइंट, यहां पे फोर्स लग रही है एफ। अब जब हम लोग इसे बात करते हैं ना जर्नल, तो क्या कहते हैं कि पिवट पॉइंट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है
that distance is called moment arm. क्या बोलते हैं इसे? मोमेंट आर्म बोलते हैं। और यहाँ पे एंगल देखो इन दोनों के दरमियान कितना बन रहा है, मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री। इसका मतलब है फिर सिंपल सिचुएशन में टॉर्क को इस तरह लिखा जा सकता है, टॉर्क इज द मोमेंट आर्म एंड फोर्स। क्योंकि इस केस में एंगल 90 बन रहा है, और यहाँ पे जब आप लोग इसे एक्सप्लेन करते हो ना, एक्सपैंड करते हो, तो आर एफ साइन थीटा लिख सकते हो इसे, तो साइन 90 होगा तो 1 आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हुआ करता है उससे। ठीक है। अच्छा, अब टॉर्क के केस में ये चीज आ गई, इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि पिवट पॉइंट से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो पिवट पॉइंट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इस मोमेंट आर्म को एल कह दो इनटू एफ। अच्छा, अब यहां से केस आगे कैसे बनेंगे जरा गौर से समझना है आप लोगों ने। अब फर्ज करो ये एक बॉडी इस पॉइंट के गिर्द घूमना है, पिवट पॉइंट, मैंने फोर्स भी यहां पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, यानी जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने घूमना है आपने फोर्स भी वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दी। तो मुझे बताओ कि इस केस में मोमेंट आर्म क्या होगा? जीरो होगी। जीरो होगा। मोमेंट आर्म जीरो होगा। इसका मतलब है टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। और इसी तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, शॉर्ट क्वेश्चन था इट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। बॉडी अपने वेट की वजह से अपने सेंटर से घूमता है, और उन्होंने कहा था कि फोर्स नहीं लग रही है, तो इसके मोमेंट, जब मोमेंट आर्म जीरो तो किस्म का टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, टॉर्क से आगे अगर हम लोग चलें तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। इसे लिख सकते हो इस पॉइंट के गिर्द घूमना है। ठीक है। पिवट मैंने उस पैरेलल, पैरेलल फोर्स का मतलब कहां से गुजरेगी? पिवट में से गुजर रही होगी। मुझे बताओ पैरेलल कंपोनेंट कभी टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एंगल कितना बढ़ रहा है। ये तो मोमेंट आर्म आ गया यहां से यहां तक, ये मोमेंट आर्म है। अब जिस तरफ को मोमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो एंगल कितना बन जाएगा? जीरो। टॉर्क कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। और अगर क्या हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, यानी ये सिचुएशन बन जाए, यहां पे फोर्स लग रही हो एफ, तो यहां से यहां तक मोमेंट आर्म, एंगल कितना बन गया? 90। तो इसका मतलब है टॉ बराबर आ जाएगा आर एफ साइन 90, और साइन 90 1 होता है। इसका मतलब है उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ आ गई बात की? अब टॉर्क की अगर आप देखें ना, तो डिपेंड करता है मोमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट पे। अगर मोमेंट आर्म बढ़ाते जाओगे तो कम फोर्स लगा के आप टॉर्क आसानी से प्रोड्यूस कर लोगे। अगर मोमेंट आर्म कम करते जाओगे तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप लोगों ने कभी देखा हो ना, ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियों के जब टायर वगैरह पंक्चर हो जाते हैं तो वो एक वो स्पैनर सा होता है, नट के ऊपर लगाते हैं, और नट के ऊपर लगा के फिर क्या करते हैं, उसके साथ एक लंबा सा रॉड अटैच करते हैं। वो रॉड अटैच करने का मतलब क्या कि वो मूवमेंट आर्म को बढ़ा रहे होते हैं। मूवमेंट आर्म को बढ़ाते हैं तो थोड़ी फोर्स लगा के क्या कर देते हैं, उसे खोल सकते हैं। दूसरी एग्जांपल कि आपके घरों के जो दरवाजे होते हैं, वो जहाँ पे कब्जे लगे होते हैं दरवाजों पे,
और जहां पे हैंडल लगा होता है, आप हैंडल से पकड़ के खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि हैंडल से पकड़ के खोलोगे तो कब्जे और हैंडल के दरमियान फासला ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, थोड़ी फोर्स लगाने से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप कब्जे के करीब से पकड़ के खोलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मोमेंटम कम है, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ये कुछ बेसिक आइडिया था इसके लिहाज से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। फिर मैं अभी आपको जी क्या रिपीट करूं, बोलो, माइक ऑन करके बताओ मुझे। अति आवाज नहीं आ रही आपको? बोलिएगा। क्या आवाज, क्या नहीं, क्या रिपीट करना है मुझे वो बता दो। अपनी चीजें बेटा पूरी साथ लेके बैठा करो। अब ऑनलाइन लेक्चर में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों के मैसेज टाइप करके जवाब दिया जाए आप लोगों को। अगर आपके माइक का इशू है तो उस माइक को क्लियर करो, अदरवाइज बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। डोर वाली बात, दरवाजे की बात का मैंने ये कहा था कि अगर आप हैंडल से पकड़ के खोलने की कोशिश करोगे तो आसानी से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट के गिर्द दरवाजे ने घूमना है, समझ रही, उनके दरमियान फासला ज्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट आसानी से पैदा हो जाएगा। और जिस पॉइंट के गिर्द घूमना है, यानी जहां पे कब्जे लगे हुए हैं दरवाजे के, अगर आप उसके करीब से पकड़ के खींचोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी दरवाजे को खोलने के लिए, यानी उस वक्त टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, इससे आगे अगर चलें, रिजिड बॉडी के केस में मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, फिर उस पॉइंट की बेस पे यूएचएस के कोई दो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिजिड बॉडी के केस में कहा था, रिजिड बॉडी आप लोगों ने कहा था कि भाई ये पिवट पॉइंट, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है एफ, ठीक है, यहां से यहां तक आर था जो कि आपका पोजीशन वेक्टर था। क्या था? आर, जो कि पोजीशन वेक्टर था। समझ आई बात की? अब क्या करना है आपने, अब इस केस में टर्निंग इफेक्ट कैसे पैदा होगा? टर्निंग इफेक्ट पैदा होने के लिए तो फोर्स का परपेंडिकुलर होना जरूरी था। इस केस में फिर आप क्या करोगे, आर के कंपोनेंट्स, एफ के कंपोनेंट्स बना दोगे, फोर्स को रिजॉल्व कर दो। ये एंगल थीटा, एक ये कंपोनेंट बन गया एफ कॉस थीटा, एक ये बन गया एफ साइन थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको कि टर्निंग इफेक्ट, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये तो ओरिजिन में से नहीं गुजर रहा, ओरिजिन में से गुजर रहा है, इसका मतलब है पैरेलल कंपोनेंट तो कभी भी टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। फिर बच कौन सा जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका मतलब है जो टॉर्क पैदा होगा वो असल में आर वाई और एफ साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। टॉ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड आ गई, और अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लोगे तो आर क्रॉस एफ। जी, यूएचएस का क्वेश्चन जी, एमसीक्यू। एफ, बताएं जी, टॉर्क क्या होगा? ऑप्शन वन, ओपी एफ साइन थीटा, टू ओपी
एफ कॉस थीटा, सी ओ पी एफ टेन थीटा, डी ओ पी एफ। ओपीएफ कॉस थीटा। ओपीएफ कॉस थीटा कैसे आएगा? ये 2014 का एमसीक्यू है यूएचएस के पेपर में। हाँ जी, एनीवन। सर वो एंगल जो है ऊपर दिया होगा, नीचे नहीं दिया होगा, तो उसके साथ तो परपेंडिकुलर कॉस थीटा में कॉस थीटा बनेगा। अच्छा ठीक है, बनेगा कॉस जी थीटा ही। जी। अब ये कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा, फिर आपको एक टेक्निक भी समझा देता हूँ नंबर 1, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा इसका कि याद किस तरह रखना है आप लोगों ने। जरा देखिएगा भाई, यहां से यहां तक तो आपके पास क्या है, ओपी, ये मोमेंट आर्म है ना, यहां से यहां तक। और टर्निंग इफेक्ट तो तब पैदा होता है जब फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब इसे मैं रिजॉल्व करूंगा ना यहाँ पे, तो ये बनेगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? मोमेंट आर्म तो ये था ना, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये वाला। तो फिर ये बन जाएगा, टॉर्क का फार्मूला तो ये था ना, मोमेंट आर्म ओपी और फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगा, और वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा, दैट इज ओपी एफ कॉस थीटा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, वो जहन में कैसे बिठाना है? देखो, जब फोर्स और मोमेंट आर्म किसी एंगल पे थे और एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, जरा बड़े ध्यान से ये पॉइंट जेन में रखना है, अगर एंगल बन रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ तो टॉर्क का फार्मूला हमेशा साइन थीटा की फॉर्म में आया करेगा। इसकी फॉर्म में आया करेगा, साइन थीटा की फॉर्म। अगर एंगल बन रहा हो वाई एक्सिस के साथ तो याद रखना है साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। तब क्या बना करेगा, आर एफ कॉस थीटा बनेगा। टेक्निक जेन में रहेगी। पॉइंट क्लियर होगा? सर ये अगर एमसीक्यूज क्या दोबारा समझा। अभी एक पॉइंट याद रख लो, पहले पॉइंट जेन में बिठा। पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगर क्या हो, एंगल बन रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ हो, तब क्या हुआ करेगा, जर्नल फार्मूला साइन की फॉर्म में है। अगर एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा होगा जैसे यहां पे बन रहा था, तो फिर एंगल साइन नहीं आया करेगा बल्कि कॉज आया करेगा। इज इट क्लियर? ये टेक्निक समझ आ गई? एमसीक्यूज को दोबारा देख लो। हमें तो मोमेंट आर्म, हमें तो फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो। जब आपने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए, एक बन गया एफ कॉस थीटा, एक बन गया एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये मोमेंट आर्म है, ये डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इस रॉड के अंदर, कौन सा कंपोनेंट इस ओपी के पैरेलल आ रहा है और कौन सा परपेंडिकुलर है? एफ साइन थीटा ओपी के पैरेलल है और एफ कॉस थीटा ओपी के परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट हमेशा पैदा ही तब होता है जब परपेंडिकुलर फोर्स, जब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 हो। तो देखो कौन सा कंपोनेंट आएगा जो परपेंडिकुलर है, एफ कॉस थीटा, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, ओपी एफ कॉस थीटा आ जाएगा। ये यहां तक क्लियर है? हाँ जी यस बोलिएगा। सर। क्लियर हो गया? कोई यस मुश्किल? सर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर लेना है। एक एमसीक्यू मजीद आपको करवा रहा हूं और फिर आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम के आर्टिकल पे। जी एक एमसीक्यू और देखिएगा जरा।
अक्सर बुक्स में लिखे होते हैं ये एमसीक्यू। एक टर्म जो होती है कपल, कपल क्या होता है? टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म अ कपल। और याद रखिएगा कपल हमेशा बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करता है, यानी टॉर्क पैदा किया करता है। ठीक है, फर्ज करें कि आपके पास ये एक रॉड है, जी ये एक रॉड है, एक फोर्स इधर लग रही है, या आप इस तरह कह लो ये रॉड है और ये सेंटर इसका पिवट है। एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। ये कपल है, रोटेट करेगा ना। कहता है बताएं टॉर्क कितना आएगा इसके दरमियान अगर ये रॉड की लेंथ L हो। ठीक है, कितना आएगा? ये एंगल 2FL। थीटा बन, ये टोटल रॉड की लेंथ L है और ये एंगल थीटा बन रहा है, बल्कि इस तरह कह लो ये एंगल थीटा बन रहा हो। देखो टर्निंग इफेक्ट क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क के केस में, इस केस में जब कपल हो ना तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू कपल आर्म। और कपल आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर कपल आर्म, जरा याद रखिएगा ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इन फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये आएगा ना, जरा गौर से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान। अगर ये L है तो ये क्या होगा? L साइन थीटा। समझ आई बात की? इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा, तो फिर टॉर्क क्या बन जाएगा आपके पास? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस L साइन थीटा, दैट इज FL या LF साइन थीटा। यानी जब टॉर्क दिया हो तो आपने दोनों के दरमियान, टॉर्क कह रहा हूँ, जब कपल दिया हो तो दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढा करना। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा देन आप लोग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जी। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ से, इसके अलावा आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। जी क्लियर हो गया, चलें आगे। अच्छा सर जी जी फोर्सेस दो लग रही हैं तो टॉर्क डबल नहीं हो जाएगा? नहीं, हाँ ये यही चीज है, गौर से देखिएगा। फोर्सेस दो लग रही हैं, जब आपने ये मैग्नीट्यूड में दोनों में, ये इस तरह घुमाएगी बॉडी को, ये इस तरह घुमाएगी, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दोनों का अलग अलग करता फिर आधा आधा करके जमा करना था दोनों का। याद रखिएगा फोर्स एक ही आएगी और डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान टोटल आ जाएगी। समझ आ गई बात की? Yes, sir. अदरवाइज क्या होना था? आधा ये डिस्टेंस होना था, आधा ये डिस्टेंस, आधा आधा होना था, तो L/2 फिर दोनों को जमा करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा L लिख दिया। तो ये टेक्निक याद रखोगे कि फोर्स एक ही आएगी, दो फोर्सेस नहीं आएंगी। ठीक है जी। अच्छा टॉर्क की जब बात करते हैं आगे हम लोग,
तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन। पढ़ा था F इक्वल्स टू ma लीनियर मोशन में। टॉर्क का काम क्या होता है? बॉडी को घुमाना। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर मोशन, दैट इज टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी नेचर है। फोर्स का काम क्या होता है? बॉडी को रेस्ट से लीनियर मोशन में लाना, या जो लीनियर मोशन में है उसे रेस्ट में लाना। टॉर्क का क्या काम है? बॉडी को रेस्ट से एंगुलर मोशन में लाना, घुमाना, या घूमते हुए बॉडी को रेस्ट में लाना। तो फिर मैं कह सकता हूं, नंबर 1, टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन angular motion as the force plays in linear motion। जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में है वही काम टॉर्क का एंगुलर मोशन में है। अब फोर्स क्या करती है भाई? फोर्स तो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या कह सकते हो? फोर्स प्रोड्यूसेस द लीनियर एक्सेलरेशन in the body while torque produces the angular। सर जी फिर इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी टॉर्क हो सकता है? अब्दुल्ला बोल रहा है? जी सर। जी बिल्कुल हो सकता है। अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो जब यूनिट 5 में चल के लीनियर और रेंगुलर का कंपैरिजन करवाऊंगा ना, उसमें जी लिखवाऊंगा। सर, ठीक है सर। While torque produces the angular acceleration in the body। फर्स्ट ईयर कहाँ से किया आपने? और यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग पूछना हो तो क्या करना है? रेज है। रोटेशनल भी बोलते हैं। इसका मतलब है इस सारे को बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में। और फोर्स क्या करती है? लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, और टॉर्क क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा करता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी क्या कर रहा हो? रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म इधर लिख लोगे लीनियर वेलोसिटी, इट्स मीन्स दैट F इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? फोर्स 0। इसी तरह अगर बात की जाए, और फोर्स 0 का मतलब लीनियर एक्सेलरेशन 0। इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद uniform angular velocity,
it means that फिजिक्स फिजिक्स tau की equals to 0, alpha equals to 0. बायो क्या है ये ठीक है, क्लियर हो गया? बॉडी किस में हो? फिजिक्स है चैप्टर तो पता है टॉर्क वाला है हमारा फर्स्ट ईयर क्या है ए माइक तो ऑफ करो। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब क्या होगा? इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें फोर्स नहीं होगी। और अगर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इसका मतलब है उसमें टॉर्क नहीं है, मींस एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। इज इट क्लियर? ये सारी जो चीजें मैंने बताई, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी? यूनिफॉर्म डायरेक्शन तो चेंज हो पंखा, जाएगा ना? जी नहीं, पंखा आपके सर पे चल रहा होगा इस वक्त, उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। समझ आई बात? तो वो उस वक्त यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड में मूव कर रहा है। हाँ, पंखे की स्पीड जब कम होगी या ज्यादा होगी फिर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि उस वक्त आप उस पर फोर्स लगा रहे, टॉर्क लगा, बल्कि फोर्स नहीं, ज्यादा बेहतर अल्फाज है, टॉर्क इंप्लीमेंट हो रहा होता है, तभी उसकी स्पीड घूमने की बढ़ेगी या घूमने की स्पीड कम होगी। ठीक हो गया जी? और कोई यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चल रहा हूँ। जी क्लियर है? एनीवन? कोई कंफ्यूजन जी? चलें आगे? चलें, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे चल रहा हूँ, और उसके साथ इक्विलिब्रियम के कोई एक तो न्यूमेरिकल्स, मतलब एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिंपल वर्डिंग में अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम, तो आप लोग कहते हो जी कि अगर बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इक्विलिब्रियम होता है। मींस जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा ना हो रहा हो तो बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। शॉर्टकट है, याद रख लें। आप जो पूछ ले बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होता है, तो आप क्या कहोगे? जब उसमें एक्सेलरेशन पैदा ना हो रहा हो। अब एक्सेलरेशन पैदा कब नहीं होता, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर रेस्ट में होगा, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकता है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, उससे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब मैंने अगर गौर करो तो ऊपर एक्सेलरेशन लिखा है, सिर्फ एक्सेलरेशन, जनरल बात की है मैंने ये नहीं लिखा लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी उस पर बात करता हूँ। बॉडी पढ़ा था डेफिनेशन आप लोगों ने कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड, इट सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसा ही है ना? अब बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होगा दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो रेस्ट में होगा
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर रेस्ट में होगा तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब डायनेमिक की जब बात करते हैं, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, आगे मजीद दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई। अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, किसमें है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बात को फॉलो किया? इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स? दो। बॉडी रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो दो पॉसिबिलिटीज है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो सकती है, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन है तो क्या कहलाएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब जब हम लोग बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताती थी हमें? फर्स्ट कंडीशन बताती थी that is the sum of all the forces acting on a body must be equal to 0। किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम 0 है। फोर्सेस का 0 है, इसका बेट 4 नहीं है। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा था, यही देख लो, F इक्वल्स टू ma। जब फोर्स 0 है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0। और थोड़ी देर पहले जो मैंने साफ किया है उस पे मैंने लिखा हुआ था कि भाई एक्सेलरेशन 0 तब होता है जब बॉडी या तो लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव करता हो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक में आएगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है तो ट्रांसलेशनल में होगा। इसका मतलब है बॉडी स्टैटिक में हो या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है। और लीनियर एक्सेलरेशन को दो पॉसिबल, बॉडी रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अगर रेस्ट में होगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दूसरे नंबर पे हम लोग जब बात करते थे और हम कहते थे कि जब बॉडी में नेट फोर्सेस का सम 0, तो कहते थे कि जितनी फोर्सेस लेफ्ट साइड पे लग रही हैं उतनी ही राइट साइड पे लग रही हैं, जितनी ऊपर की तरफ लग रही हैं उतनी ही नीचे की तरफ लग रही हैं, यानी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही होती थी? कैंसल आउट कर रही होती थी। क्या कर रही होती है? कैंसल आउट। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरे नंबर पे जब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन पे, तो बहुत बात ऐसा होता है कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही होती है लेकिन उसके बावजूद होता है, तो फिर हमें पड़ता है कि सेकंड कंडीशन क्या बताती है? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट इक्वल टू 0। अब गौर से देखिएगा, पहले लिखा था टॉर्क, अगर 0 तो इसका मतलब है अल्फा भी 0 है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगा या बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता हो। अगर बॉडी रेस्ट में हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, और अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब है अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी तो या तो रेस्ट में हो या
रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैं कह सकता हूं कि सेकंड कंडीशन फुलफिल जब बॉडी या तो स्टैटिक हो या रोटेशन में हो। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन 0, इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन 0। समझ आ गई बात की। और इस केस क्या होता है जब टॉर्क का सम 0 हो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, अब जरा बड़े गौर से समझना है, एक पॉइंट याद रखिएगा। मैं कहता हूं जी बॉडी में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सिर्फ फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन सिर्फ फुलफिल हो रही होती है ट्रांसलेशनल में, तब बॉडी ट्रांसलेशनल में होगा। मैं कहता हूं बॉडी में सिर्फ सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब बॉडी सिर्फ रोटेशनल में होगा। मैं कहता हूं कि बॉडी में दोनों कंडीशंस बैक वक्त फुलफिल हो रही हैं, तब बॉडी स्टैटिक में होगा। और जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब दोनों कंडीशन कंप्लीट इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या आ जाएगा कि बॉडी, अब ये भी एक एमसीक्यू है जी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होता है जब फर्स्ट और सेकंड दोनों फुलफिल हो रही हो। एक इस तरह भी कह सकते हो, फिर आप ये भी कह सकते हो बड़े कि मजे ना दोनों पढ़ान रहे थे। मैं भी सोचांगा मुश्किल सवाल पूछना सर जी ने बेटे। माइक ऑफ करो यार अपना। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होता है जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, यानी सिग्मा F0 हो, सिग्मा टॉ 0 हो। या इसे दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं जब बॉडी में दोनों एक्सेलरेशन पैदा ना हो रही हो, ना ही लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो, तब हम क्या कहते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जब बॉडी रेस्ट में होगा तो दोनों कंडीशंस इंप्लीमेंट होगी। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक वक्त में एक ही कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगा तो ट्रांसलेशनल, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स कैसे अप्लाई हो सकती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क होता है, रोटेशनल में आप फोर्स का तज़किरा ही नहीं करते। ठीक है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स का जिक्र नहीं होता, क्योंकि फोर्स ने तो लीनियर मोशन पैदा करनी है। आप बॉडी को जब रोटेट करती हो तब रोटेशनल मोशन और हमेशा टॉर्क इंप्लीमेंट होगा। सर जब यहाँ टॉर्क जीरो हो गया तो फोर्स भी तो जीरो ही होगी ना? देखो, आप चीज को कंपैरिजन कर रहे हो जो कि बन नहीं रहा। मैंने पीछे आप लोगों को लिखवाया कि जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही रोल टॉर्क का एंगुलर मोशन में होता है। यानी हम एंगुलर मोशन में जब बॉडी रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा किसी पॉइंट के गिर्द, तो वहां पे फोर्स का तज़किरा नहीं करेंगे, हम वहां पे सिर्फ टॉर्क का लेके चलेंगे। और टॉर्क सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं है, मोमेंट आर्म भी है, उन दोनों की वजह से। और बाज़ ऐसा भी होता है, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा भी कि फोर्स भी होती है, मोमेंट आर्म भी होता है, लेकिन टॉर्क नहीं होता। पढ़ा था ना आप लोगों ने, जब वो पैरेलल हो जाए दोनों, यानी एंगल 0 बन जाए तो टॉर्क नहीं होगा। अब वो किसकी वजह से नहीं होगा? पैरेलल होने की वजह से, हालांकि फोर्स भी है और मोमेंट आर्म भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना फिर मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ले लिया? ठीक है, चले। यूएचएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आमतौर पे इक्विलिब्रियम के रेलेवेंट ही आते हैं, और आए भी हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से किसी को बेस बना के सॉल्व करता हूँ। फर्ज किया ये एक रॉड है,
इसकी लेंथ है 3 मीटर और आपने इसे सहारा दिया हुआ है 1 मीटर पे। यहां पे आपने लगाया हुआ है नीचे वेट लटकाया हुआ है 10 न्यूटन का। कहता जी बताएं सिस्टम इक्विलिब्रियम में वेट ऑफ रॉड कितना होगा? जी जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सर 3.3 न्यूटन। 3.3 न्यूटन, इतना तो नहीं आएगा। ये किसने कैलकुलेट किया, नाम बताओ जरा अपना। नैयर जावेद। नैयर नैयर। चल बता अब्दुल्ला क्या आएगा जवाब इसका? और किसी ने सॉल्व किया हो? यदि सॉल्व नहीं हो रहा ये। चल फिर अब देख जरा ध्यान से। जी जरा देखिएगा, याद रखिएगा हमेशा जब भी रॉड यूनिफॉर्म हो ना तो उसका वेट हमेशा उसके सेंटर पे एक्ट किया करता है। टोटल लेंथ कितनी है? 3 मीटर। इसका मतलब है इसका वेट एक्ट करेगा 1.5 मीटर पे, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? 1.5। ये सारा डिस्टेंस भी कितना होगा? 1.5। अब ये तो 1.5 है यहां से यहां तक, ये कितना होगा? 0.5 सर। 0.5। 0.5। अब देखो इस पॉइंट पे सहारा दिया हुआ है ना आपने, ये इसे इस तरफ को घुमाएगी, ये 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ को घुमा रही होगी, ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये W जो है ये इसे इस तरफ को घुमा रहा होगा, ये किस तरह? क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म होता है फोर्स से लेके जिस पॉइंट के गिर्द घूमना है वहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर इक्वल्स टू W, ये फोर्स, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.5। 10 equals to 0.5 W and W equals to 10 over 0.5, that is 20 Newton. Is it clear? समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? सर 0.5 क्यों लिया है? देखो आपने डिस्टेंस लेना होता है फोर्स से लेके पिवट पॉइंट तक। पिवट पॉइंट आपका ये है ना, इस पॉइंट के गिर्द घूमना है ना इसमें, जहां पे सहारा दिया हुआ है। तो फिर फोर्स से लेके पिवट पॉइंट तक डिस्टेंस कितना बन रहा है? 0.5 मीटर। समझ आ गई बात की? यस सर। क्लियर हो गया जी? जी नैयर क्लियर है? यस सर। और किसी को क्वेश्चन? जी चले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक डायग्राम मजीद बना रहा हूँ। और फिर उसके साथ साथ काम आप लोगों का ये होगा कि बुक में बहुत सी डायग्राम इसके रेलेवेंट दी हुई है, आप लोग उन्हें सॉल्व करोगे सारे अच्छी तरह से। ठीक है चलें, एक एमसीक्यू मजीद देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो।
एक मीटर रॉड है, मीटर रॉड, आपको पता है मीटर रॉड की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। आपने इसके मिड पॉइंट पे सहारा दिया हुआ इसे, ठीक है। एक वेट आपने यहां पे लटकाया हुआ है, 20 न्यूटन का, 20 कह रहा हूं, 10 न्यूटन का, और दूसरा वेट आपने यहां पे लटकाया हुआ है, ये 20 न्यूटन का है। ये टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द, इसे W1 कह दो, इसे W2 कह दो। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ W2? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। जी सर 0.4 मीटर। 0.4, इनमें तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसमें तो ऑप्शन ही कोई 50 नहीं है। सेंटीमीटर। कितनी? 50? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलें अब देखते हैं भला क्या चीज आती है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना बनेगा? 50 सेंटीमीटर सर। 0.5 मीटर ना, या 50 सेंटीमीटर, ऐसे है ना? चले इसे इस तरह कर लो, 50 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, ये वाली फोर्स इसे इस तरफ को घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली फोर्स इस तरफ को घुमाएगी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे? क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। चलें शॉर्ट करके लिख दिया। क्लॉकवाइज कितना आएगा? ये घुमा रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास? x, 20 इंटू एक्स। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 10 इंटू 50। ये इससे कैंसल, तो x इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 सेंटीमीटर। अब जरा गौर से समझना है, आंसर 25 सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक फासला 25 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी? किस, अब देखो ना मीटर रॉड के ऊपर यहां से चलोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में ना, 1, 2, 3, 4, 5 चलते चलते ये 50 आएगा, 51, 52, 53, 54, आगे चलते चलते यहाँ पे 100 आ जाएगा। 75। किस पोजीशन पे रखोगे? 75 पे रखोगे। समझ आई बात की? ये डिस्टेंस आपने निकाला, लेकिन मीटर रॉड के ऊपर वो पॉइंट कौन सा होगा कि जो यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर का हो? वो 75 वाला पॉइंट होगा। 75 आंसर आएगा इसका। पॉइंट क्लियर होगा जी ये वाला? जी बताइएगा जरा मुझे। कोई मुश्किल? ठीक है जी। अब ये दो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और भी दिए हुए हैं, आप लोगों ने सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई मजीद, अच्छा अब यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बड़ी तसल्ली के साथ, ये आज 5वां लेक्चर था इस यूनिट 2 पे, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अदरवाइज इतना लंबे चौड़े टाइम में ये नहीं करवाया जाता, 5 लेक्चर्स में ये करवाया मैंने यूनिट 2, तसल्ली के साथ करवाया है। और
अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग वो MCQs लाजमी सॉल्व कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कल इंशाल्लाह इसे मतलब साथ साथ अगर कोई ऐसा MCQ होगा, मैंने आप लोगों से उस दिन भी कहा था कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई ऐसा MCQ होगा कि जो मैं समझूंगा कि नहीं इन सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आ रही थी, वो बोर्ड में डिस्कस कर दिया करूंगा। अदरवाइज अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, उसकी तस्वीर बना के मैं उसका रिस्पॉन्ड उसे कर दूंगा, आंसर दे दिया करूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास को जी जी सर कल का एक क्वेश्चन पूछना था कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जानी चाहिए। हाँ तो ऐसा ही होता था। लेकिन 45 नहीं पे जो वो करेंगे नहीं वो हम अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक पॉइंट लिखा था, अगर याद हो आपको, और वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 mv² थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ये भी 1 और टोटल एनर्जी भी 1/2 mv²। मैंने ये क्वेश्चन किया था, अगर आप लोग ना क्वेश्चन की सेंस को समझ नहीं सके, क्वेश्चन मेरा ये था कि किस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे ना तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का हाफ हो जाए। समझ आई बात की? यानी ये मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी तो होगी वहां पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे होगी जहां पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यानी जब आपने उसे प्रोजेक्ट किया, जितनी उस वक्त एनर्जी है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, उस वेलोसिटी का, उस एनर्जी का 50% होना चाहिए कहाँ पे, टॉप पे। तो एंगल क्या होगा? समझ आ गई बात? तो अब कल भी किसी ने पूछा था, तो इस चीज को जरा जहन में रखिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो एंगल जिस एंगल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाए हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के। सर इज इट पोटेंशियल क्लियर? एनर्जी 100% कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो वो कब होगा? हाँ, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ पे हो सकती है भाई? ड्यूरिंग इट्स पाथ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो तब होगी और अभी भी zero नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मिनिमम पढ़ा होगी। था मिनिमम होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सर जी? हो क्लियर है सबको? चलें फिर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। MCQs लाजमी सॉल्व कीजिएगा। कल हम लोग यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर का पता नहीं कितना, तीसरा है UHS के मुताबिक, वर्क पावर एंड एनर्जी, कल उसे लेकर चलेंगे हम। ठीक है जी, उसे स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में ही मैक्सिमम पोर्शन उसका वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसे पढ़िएगा, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे हम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।